हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सामान्य अध्ययन विषय के तहत भारतीय संविधान से संबंधित मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों तक का अध्ययन कर लिया है और आप लोगों ने भाग 3 और भाग 4 में देखा कि किस प्रकार से हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिसको न दिए जाने पर हम कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं और हम सरकार से उस चीज को मांग सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखिए भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत देखा कि सरकार अपने देश में नागरिकों को एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने के लिए सामाजिक और आर्थिक दशाएं उपलब्ध कराती है, जिससे हमारा देश एक बेहतर लोकतांत्रिक देश के रूप में अपने छवि को बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी कि हमको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और हम सरकार भी हमारे लिए बहुत सारे कार्य करती है। ठीक है, सरकार का उत्तरदायित्व तो होता है कि अपने नागरिकों को खुश रखे, अपने नागरिकों को किसी भी समस्या से बचाए। तो उसी प्रकार से जब ये सारी चीजें हमको दी जा रही हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीजों के बदले अपने देश को भी क्या दे सकते हैं। जैसे देखिए, आप अपने घर पे रहते हैं, काम करते हैं, तो आपके माता पिता आपके पढ़ाई लिखाई पर खर्चे करते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ये आपका अधिकार है जिसलिए आपको मिलता है। लेकिन उस परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है। क्या कर्तव्य बनता है? कि उनकी बातों को माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, उनको जब आप सफल हो जाएं तो उनकी देखभाल करें, उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न दें। तो उसी प्रकार से अपने देश में भी है कि आपको जब इतनी सारी सुविधा मिल रही है, इतने सारे प्रयास आपके लिए किए जा रहे हैं, तो आप अपने देश के लिए भी अपना कुछ समय दीजिए, कुछ अपना उत्तरदायित्व निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। तो उन्हीं के तहत देखिए जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो थे अपने देश के मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, इनको देखिए संशोधन के द्वारा शामिल किया गया और संशोधन के द्वारा जब इनको शामिल किया गया तो अपने देश के जो मौलिक कर्तव्य थे वो शुरू में कितने थे? 10 थे। ठीक है, अब बाद में इनको एक और संशोधन करके एक संख्या बढ़ा दी गई और इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11। ठीक है, तो अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? 11। इनके लिए देखिए कोई नया अनुच्छेद क्रिएट नहीं किया गया, बस अनुच्छेद 51 में ही संशोधन कर दिया गया और अनुच्छेद 51A बना दिया गया। उसी प्रकार से भाग 4 में संशोधन करके भाग 4A बनाया गया और उसी में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। तो चलिए देखा जाए कि किस प्रकार से अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लाया गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए इनका जो वर्णन है भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का, इसको भाग 4A भी कहते हैं और 51A भी कहते हैं, आप जैसा चाहे वैसे। अब देखिए, जो मैंने क्या कहा कि यह अपने देश के संविधान का भाग नहीं था, तो इसको देखिए 1976 ईस्वी में अपने देश के संविधान में शामिल किया गया था। शामिल कब किया गया था? इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन किया गया था उसी की अनुशंसा के आधार पर 1976 में शामिल किया और यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसमें देखिए कुल 12 लोग थे। ठीक है, तो कुल 12 लोग थे और इन्हीं लोगों ने अनुशंसा की थी इसको अपने देश के संविधान में शामिल। यह देखिए लिया कहां से गया है? यह जो उस समय सोवियत संघ होता था, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है? रूस है। यानी उस समय कई देशों का एक संगठन होता था, तो उस देश के संविधान से इस चीज को लिया गया। देखिए, मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या क्या है? 11 है। ठीक,
देखिए, जब स्वर्ण सिंह ने सिफारिश की थी तो उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सुझाव दिया था, लेकिन जब इनको शामिल किया गया तो इनकी संख्या 10 कर दी गई, यानी 2 मौलिक कर्तव्यों को और बढ़ा दिया गया। दुनिया में देखिए बहुत से ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन फिर भी वहां पर इनको नहीं माना जाता या इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे देखिए उन लोकतांत्रिक देशों में देखिए सबसे जो है प्रसिद्ध है अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी। इन सब देशों के संविधान में देखिए मौलिक कर्तव्यों को महत्व नहीं दिया गया, यानी इन सब देशों में मौलिक कर्तव्यों को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अनुच्छेद 51 का में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो देखिए इस प्रकार से हैं। अब मौलिक कर्तव्य कहते क्या हैं? ये अपने देश के नागरिकों को कहते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यानी हमारे देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो क्या क्या चीजें करेंगे या कैसा कर्तव्य निभाएंगे। तो उसमें देखिए ABCD के रूप में भी देख सकते हैं आप, क ख ग घ के भी रूप में देख। तो सबसे पहले देखिए हमारे देश का संविधान हमारे नागरिकों से क्या कर्तव्य निभाने के लिए कह रहा है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए संविधान का पालन करिए और संविधान से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करिए, राष्ट्रध्वज का आदर करिए, राष्ट्रगान का आदर करिए। यही होता है देखिए जब आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रध्वज फहराया जाता है तो लोग उसको सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रध्वज को कहीं गिरने नहीं देते हैं, गिरा रहता है तो उसको उठा लेते हैं, राष्ट्रध्वज को देखिए उल्टा नहीं फहराते हैं। उसी प्रकार देखिए जब राष्ट्रगान होने लगता है तो सभी लोग खड़े होके राष्ट्रगान करने लगते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कर्तव्यों में आता है, हमको इसको निभाना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पाबंदी है, आपके ऊपर बाध्यता है, लेकिन हम इसे अपना कर्तव्य समझते हैं इसलिए इसका पालन करते हैं। उसके बाद देखिए अगले में देखिए ख में क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से जो वीर सैनिक थे, उन लोगों ने, जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर लिया। तो उनकी भी हम याद रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनसे संबंधित यदि कोई बात की जाती है तो हम उनके सम्मान में उनको क्या करेंगे? श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके बलिदान को भूलेंगे नहीं। तो इन सब चीजों का हमको करना है और उसको हमको अपने हृदय में संजो के रखना है। इसलिए देखिए जब कोई देशभक्ति गीत बजाया जाता है या सुनाया जाता है तो लोग एकदम शांत हो जाते हैं और उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक, और भावुक हो जाते हैं उसको सुनने के बाद। फिर देखिए ग में क्या कहा गया? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिए कहा गया है ना सबका स्थान कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या अखंड है, तो इन सब चीजों को भी आपको बनाए रखना है, यानी भारत की अखंडता, संप्रभुता, अक्षुण्णता को आपको नष्ट नहीं होने देना। यदि कोई करने का प्रयास करता है तो आप उसको रोकेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए घ है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी देखिए आपको देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो सरकारी वस्तुएं हैं, सरकारी चीजें हैं, उनको नष्ट होने से बचाना चाहिए। जो सार्वजनिक चीजें हैं उनको आपको अनावश्यक उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जब कभी भी देश की रक्षा की बात आएगी तो आपको उसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। जब कभी भी आपको बुलाया जाएगा देश की सुरक्षा रक्षा के लिए तो आपको उसमें जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। फिर देखिए इसमें कहा जा रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि हम सभी लोगों को जाति, धर्म, क्षेत्र का ख्याल न रखकर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी। हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना है और ऐसे रहना है कि हम सभी लोग एक ही देश के नागरिक हैं और हमारा सबका एक ही कर्तव्य है, यानी हमारा आपस में किसी भी प्रकार का बैर नहीं।
उसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि महिलाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की गलत चीजों का समर्थन नहीं करेंगे, यानी महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। यदि उनसे संबंधित किसी कुप्रथा को अपनाया गया है तो आप उसको दूर कराने का प्रयास करेंगे और आप उस कुप्रथा को नहीं मानेंगे। ठीक, फिर देखिए अगला कहा गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। कहा जा रहा है कि हमारे देश की जो मिश्रित संस्कृति है, यानी यहाँ पर विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो वो सारी संस्कृति जो है मिल के एक मिश्रित संस्कृति बनती है और जिसे कहा जाता है भारतीय संस्कृति। तो हमको सभी लोगों का सम्मान करना है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना है। फिर देखिए अगला जो है वो कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको दूषित होने से बचाएं। इस पर्यावरण में यदि कुछ भी ऐसा किया जा रहा है जिससे उसका नुकसान हो रहा है तो आप उसको रोकें। उसके बाद देखिए नदियों को, झीलों को, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वनस्पतियों को नष्ट होने से बचाएं। जीव जंतुओं को उनकी हत्या न करें, उनको न मारें, उनको सुरक्षित रखें, उनके प्राणों की रक्षा करें। ये सारी चीजें आपको इस अनुच्छेद के तहत बताई जा रही है। उसके बाद देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करिए, फिर उसके बाद मानववाद का विकास करिए, ह्यूमैनिटी का ज्ञान अर्जित करिए और सुधार की भावना विकास करिए। यानी किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि दिख रही है, कोई गलत दिख रहा है आपको समाज में, क्षेत्र में, समाज, अपने संप्रदाय में, परिवार में, तो आप उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, फिर देखिए अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर। इसमें कहा जा रहा है कि जो सरकारी संपत्तियां, सार्वजनिक संपत्तियां हैं उसको सुरक्षित रखें, उसको नष्ट होने से बचाएं, उसको दूषित न करें, उसको बर्बाद न करें। ठीक है, जैसे देखिए कहीं अगर पानी खुला हुआ है और कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है, कोई भूल गया तो आप उसको बंद कर दीजिए। कहीं सड़क पर अगर कोई सड़क बनी हुई है उसको कोई तोड़ रहा है, खोद रहा है, तो आप उसको मना करिए, है ना। तो इस प्रकार से जैसे देखिए रेलवे स्टेशन पर या सरकारी अस्पताल में, सरकारी बसों में अगर कुछ गड़बड़ी आपको दिख रही है, लोग उसका नुकसान कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसा करने से रोकिए। ठीक, फिर देखिए अगला जो अनुच्छेद कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूए। देखिए कि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और ऐसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए जिससे देश का नाम हो, जिससे अपने देश की छवि बेहतर हो। यानी आप अच्छा ज्ञान हासिल करिए, अच्छी तरक्की करिए, अच्छी प्रगति करिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो, चाहे मानववाद के क्षेत्र में हो, चाहे शांति के क्षेत्र में हो, चाहे समानता के क्षेत्र में हो। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़िए और इससे देश को नई उपलब्धि प्रदान करिए। फिर देखिए जो लास्ट में शामिल किया गया है, इसी को संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है और इसमें देखिए जो मैंने बताया था आप लोगों को मौलिक अधिकार में 21A शामिल किया गया था अनुच्छेद, उसी के तहत इसको भी उसी के साथ यहाँ पे शामिल किया गया था। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान। यदि कहा जा रहा है कि यदि कोई बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र का है और उसका जो भी गार्जियन हो, चाहे वो माता पिता हो सकता है, चाहे बड़े भाई हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, तो उस बच्चे को विद्यालय में पढ़ने का अवसर प्रदान करें। यानी ये कौन सी शिक्षा की बात कर रहा है? प्राथमिक शिक्षा। यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य थे जिसका हम लोगों ने आज अध्ययन किया। ठीक है, तो आप देखिए मौलिक कर्तव्यों की
कुछ विशेषताएं हैं उनको भी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं देखिए। मौलिक कर्तव्यों की देखिए सबसे पहली विशेषता क्या है कि मौलिक कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और जबकि कुछ नागरिक हैं। यानी देखिए इन कर्तव्यों में कुछ ऐसे कर्तव्य हैं कि आप देश के नागरिक हैं तो देश के नागरिक होने के नाते आपको इनका निभाना है, और कुछ नैतिकता के आधार पर है। ठीक, देखिए उदाहरण के लिए राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। यानी आप देश के नागरिक हैं तो अपने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक। अब देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनको याद करना, ये सब किसमें आता है? नैतिकता के अंदर। ठीक, फिर देखिए अगली विशेषता क्या है? मूल कर्तव्य एक सचेतक के रूप में देश के नागरिकों को अपने देश और लोगों तथा समाज के प्रति कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखने में मदद करते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य अपने देश के नागरिकों को सचेत करते हैं कि आपका अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के नागरिकों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, आपका उनके प्रति किस प्रकार का कर्तव्य निभाना चाहिए, इसकी जानकारी हमें। इसके बाद देखिए अगली विशेषता क्या है कि ये मूल्य भारतीय परंपराओं, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं जीवन आदि पद्धतियों से संबंधित है। यानी ये कर्तव्य देखिए अपने देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, पौराणिक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, धर्म है, जीवन यापन का तौर तरीका है, ये पूरी तरह से उन्हीं से संबंधित हैं और हमको उनका पालन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। देखिए मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, न कि विदेशियों के। देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं केवल देश के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। यदि कोई विदेशी है वो दूसरे देश से आया हुआ है तो उससे इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती है। किससे की जाती है? केवल नागरिकों से। तो कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि मौलिक कर्तव्य भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है, या कथन सत्य है या असत्य? तो आप कहेंगे असत्य, केवल किसके लिए है? नागरिकों के। और देखिए पांचवी विशेषता इसकी क्या है? इन अधिकारों के विरुद्ध कोई कानूनी प्रावधान नहीं। देखिए अभी मैंने बताया कि इसके तहत या इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं की गई। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र। यदि आप ज्यादा उदंडता करते हैं, ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसका अनादर करते हैं, तो संसद उसके प्रति कानून बनाकर आपको दंड दे सकती है। ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसा करना ही है आपको पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना ही है, आपको सड़क को नहीं तोड़ना है, आपको प्लेटफॉर्म पे नहीं थूकना, लेकिन देखिए कानून बना है। जब इसको इस प्रकार से नहीं रोका जाएगा तो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए देखिए आप देखे रहते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पे इतना रुपया जुर्माना लगेगा, या ये करेंगे तो आपको इतना रुपया जुर्माना लगेगा, पकड़े जाने पर आपको इतने की सजा होगी। तो ये सब इसलिए किया गया है कि लोगों को ऐसे चीजें करने से रोका जाए। ठीक, तो देखिए तो ये मौलिक कर्तव्य जो था बहुत छोटा टॉपिक था, तो आज हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीजों को देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए